Hello everyone, welcome to chemistry class. Again, chapter 2 solutions. Okay, and this is the third lecture. Last two lectures में हमने डिस्कस किया था about solution, इसके types, concentration terms like molarity, molality, mole fraction and normality. And today we will discuss about the new topic, that is solubility of solids as well as gases in liquids. मतलब जो सॉलिड्स हैं या जो गैसेस हैं वो लिक्विड्स में किस तरीके से डिज़ोल्व होंगी, ठीक है, एंड क्या फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस सॉलिबिलिटी क्या होता है. आपने कई बार ये टर्म सुना होगा सॉलिबिलिटी, लाइक शुगर डिज़ोल्व है वाटर में, सॉल्ट डिज़ोल्व है वाटर में, ठीक है. ये कितना सॉल्युबल है, कितना ज़्यादा डिज़ोल्व है, किस एक्सटेंट तक डिज़ोल्व है वो. मतलब कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना हो सकता है डिज़ोल्व वो होगा, एंड वो भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, है ना. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ स्पेसिफिक amount of solvent at a specific temperature to form a saturated solution. Saturated solution means no more substance can be dissolved in a particular solvent at a particular temperature. Means जितना maximum हो सकता है dissolve उतना ही होगा, saturation आ जाएगा complete. कि अब ये नहीं कह सकते कि इसमें थोड़ा और सॉल्ट या शुगर हम वाटर में डाल दें सो दैट वो डिज़ोल्व हो जाए. तो जितना मैक्सिमम घुल सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो टेम्परेचर होगा वो स्पेसिफिक होगा, बिकॉज अगर टेम्परेचर हम रेज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर्स. कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में. मीन्स कोई सॉलिड है वो लिक्विड में किस तरीके से डिज़ोल्व हो रहा है, क्या उसकी सॉलिबिलिटी है और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. मतलब जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, वो किस तरीके के हैं, क्या उनका नेचर कैसा है, वो पोलर हैं या वो नॉन पोलर हैं. तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है. मीन्स जो पोलर सॉल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे. आयनिक कंपाउंड्स जो पोलर होते हैं, लाइक पोलर पोलर एंड नॉन पोलर नॉन पोलर. मीन्स अगर पोलर है आयनिक कंपाउंड, लाइक जैसे NaCl है, ठीक है, सॉल्ट है, और वो जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर है, वो भी पोलर है. तो जो NaCl या सॉल्ट है पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है. बट अगर इसी NaCl को हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डिज़ोल्व कर दें, ऑयल में डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, ईथर में डिज़ोल्व कर दें, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं होगी. बट नॉन पोलर कोई सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट अगर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा. मीन्स एक जैसे नेचर वाले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो डिज़ोल्व होंगे, अपोजिट नहीं डिज़ोल्व होंगे, ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब आपको जनरली पता है कि जब भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है. बट देयर आर टू केसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक मीन्स जब हमें रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है, लाइक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस हीट. तो क्या होगा, जब हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्यूशन तेज़ी से बनेगा, ठीक है. मीन्स जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. बट
अगर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मीन्स उस रिएक्शन में हीट एक्सपेल आउट हो रही है, निकल रही है, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, और हीट अगर निकल रही है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लीच एटलर प्रिंसिपल, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हीट निकल रही है वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ना जाके रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज। बट एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, रिएक्शन किस टाइप का है, ओके। तो थर्ड फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो सॉल्यूट है, जो सॉलिड है, वो लिक्विड में अगर डिज़ोल्व हो रहा है और प्रेशर पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो प्रेशर पे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, बिकॉज सॉलिड्स आर ऑलवेज इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस किए ही नहीं जा सकते क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो प्रेशर अप्लाई करने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या रहते हैं, प्रेशर से अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है, अनअफेक्टेड। टेम्परेचर का तो फर्क बहुत पड़ता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बट प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अभी हमने सॉलिड कैसे लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, अब है गैसेस लिक्विड में कैसे डिज़ोल्व होंगी, ठीक है, और इनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं, एंड कौन कौन से अगेन फैक्टर्स हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नाउ फैक्टर्स, तो फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और जो गैस डिज़ोल्व हो रही है उसका नेचर कैसा है। तो अगेन सेम फैक्टर यहाँ पे सेम है मेथड कि लाइक डिज़ोल्व्स इन लाइक सॉल्वेंट, एक जैसे नेचर वाले ही गैस अपने जैसे नेचर वाले सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगी। तो लाइक जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, दीज आर नॉन पोलर गैसेस, तो ये पानी में या वाटर में बहुत कम एक्सटेंट तक ही डिज़ोल्व होंगी, ठीक है, डिज़ोल्व होंगी बट स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, क्यों, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर गैसेस, ठीक है, नॉन पोलर, एंड वाटर क्या है, पोलर है, तो स्मॉल एक्सटेंट तक होगी। बट अगर कोई पोलर गैस है, पोलर, ठीक है, लाइक HCl है, ठीक है, NH3 है, ये क्या है, पोलर है, दे हैव पोल्स प्लस माइनस चार्ज, तो ये पानी में ईजिली डिज़ोल्व होंगी, है ना, ईजिली डिज़ोल्व्स इन वाटर। तो ये पोलर है और वाटर भी क्या है, पोलर है, तो अगेन लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। देन है हमारा इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज़ होती है जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो जब भी हम गैस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डिक्रीज़ होगी, बिकॉज जब भी गैस पानी में डिज़ोल्व होती है ऑलवेज हीट एक्सपेल आउट होती है, ठीक है, मीन्स ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड आपको पता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें क्या होता है,
जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो सॉल्बिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्बिलिटी डिक्रीज, रीज़न इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब मेन हमारा यही फैक्टर है, इस पे हमारा एक लॉ भी है हेनरीज लॉ, वो भी हम इजली समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा किसी भी जो गैस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है उसकी सरफेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा उस गैस की सॉल्बिलिटी होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बताया था हेनरी ने, हेनरीज लॉ, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा नहीं कि कितना भी सॉल्वेंट होगा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, ठीक है, ये हेनरी ने कहा था। और इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, और अकॉर्डिंग टू अगेन हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन बोथ आर सेम, solubility or mole fraction of gas in solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. Partial means अगर mixture of gases है तो हर एक गैस का कितना खुद का प्रेशर होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यू कैन इसको फॉर्मूले की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी के, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा वो गैस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगी एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो और यू कैन ऑल्सो राइट P इज इक्वल टू KH इंटू X, वेयर KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये जो KH है दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा कि KH और X का क्या रिलेशन है, ठीक है। मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट KH दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/x इंटू P, है ना, P अपॉन X और 1/x इंटू P। और यू कैन ऑल्सो राइट कि जो KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, मीन्स किसी गैस की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसका KH वैल्यू, हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ। अब इस फॉर्मूले से हमें ये पता लग गया कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH सॉल्युबिलिटी के, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ KH। क्यों होती है? बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब KH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ने से KH भी बढ़ जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। तो जो हेनरी लॉ है वो हमारी रियल जो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी उसको हम उसका जो कैप ऊपर का ओपन करते हैं
तो अचानक से बड़ा फिजी साउंड सा निकलता है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न यही होता है कि जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है सपोज हमारे पास, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है जो गैस है वो CO2 है, वो अच्छे से ज़्यादा हाई प्रेशर के अंडर गैस के साथ में उसमें फिल किया जाता है जो भी ड्रिंक होता है, तो अंडर हाई प्रेशर। जबकि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कैप बंद है, जैसे ही ये कैप खुलेगा अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? फॉल होगा, गिरेगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आना है। तो जब भी प्रेशर गिरता है तो क्या होता है? बड़ा फिजी साउंड सा निकलता है, जो गैस निकलती है विद फिजी साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है कि जितना ज़्यादा प्रेशर से गैस भरेगी उतना ही ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस ड्रिंक में या सॉल्वेंट में होगी, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है एनॉक्सिया, लो ब्रीदिंग। अब आपको पता है कि जब भी हम कभी या हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, हिली एरियाज़ पे जाते हैं, तो क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस ही नहीं आ रही है, हमें ऑक्सीजन की कमी फील होती है, लो ब्रीदिंग फील होती है। तो जब भी आपको पता है कि हम हाई अल्टीट्यूड पे जो प्रेशर होता है वो हमेशा लो होता है, हाई अल्टीट्यूड या हिली एरियाज़ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है। जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम है तो जो ऑक्सीजन है, जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं वो कम प्रेशर के साथ हम इनहेल करेंगे। मतलब जो ब्लड में जो ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन होना चाहिए ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर नहीं हो पाता। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और कुछ मेंटल कन्फ्यूज़न टाइप का भी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। ऊपर जब चढ़ते हैं तब की बात है ये। थर्ड है बेंड्स, बड़ा कॉमन है ये, आपने शायद कभी सुना होगा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो जिन्हें हम हिंदी में गोताखोर बोलते हैं, जो गहरे पानी में बहुत डीप अंदर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेते हैं, ठीक है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। लेकिन जब वो डेप्थ में, गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। ऊपर हाई अल्टीट्यूड पे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन जब गहराई में, डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। और आपको ये भी पता है कि जब ज़्यादा किसी भी चीज़ की जब एक्सेस होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो जो ऑक्सीजन है वो जब ज़्यादा प्रेशर से अंदर जा रही है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो सॉल्बिलिटी होगी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो स्कूबा डाइवर बाहर निकलेगा, ठीक है, पानी से बाहर निकलेगा, तो तुरंत क्या होगा? जो प्रेशर बढ़ा हुआ है वो तुरंत डिक्रीज़ होगा, और इस वजह से जो बुलबुले, जो बबल्स से होते हैं वो वेंस वगैरह में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है? इंसान जो भी है, ह्यूमन बीइंग या स्कूबा डाइवर, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी फिल करते हैं। सिलेंडर में हीलियम भी होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में हीलियम भी होती है। क्यों? इसकी सॉल्बिलिटी लो होती है, तो इस वजह से जो बेंड्स ना हो इसलिए हीलियम भी सिलेंडर में होती है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो बेंड्स यानी जो प्रॉब्लम है सर्वाइवल की वो हो जाती है, इसी को हम बैंड बोल देते हैं। तो ये सारा हमने आज डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया था? सॉल्बिलिटी सॉलिड की कैसे होगी सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन जो गैसेस हैं वो किस तरह से सॉल्युबल होंगे, उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, और उसमें स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया था हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है विथ फॉर्मूला उसका, एंड वैल्यू ऑफ KH क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर पे, सॉल्बिलिटी पे वो, एंड अगेन इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन, ठीक है। डेली लाइफ में हेनरी लॉ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमने, या कहाँ कहाँ इसको सुना होगा। तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपको अगेन वीडियो पसंद आ रहे हैं, टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।